हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोविंद शिक्षा क्लासेस में। आज हम एमपी सेट 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं अब एमपी सेट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन हैं, जिसके हम 25 क्वेश्चन आज करेंगे और 25 क्वेश्चन फिर अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम इस क्लास में 25 क्वेश्चन करने वाले हैं तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए निर्देशात्मक उद्देश्य, बी व्यवहारिक उद्देश्य, सी शैक्षिक उद्देश्य, डी सामान्य उद्देश्य। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यवहारिक उद्देश्य। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यह कथन किसने दिया कि शिक्षण शुद्धिकरण की अकस्मिकताओं की व्यवस्था है? तो यह कथन किसने दिया था? स्किनर ने, कि बी नंबर रियांस, सी नंबर गेज, डी क्लार्क। तो किसने दिया है? शुद्धिकरण की अकस्मिकताओं को किसने दिया है? तो शुद्धिकरण की अकस्मिकताओं को किसने दिया? तो यहाँ देखते हैं हम, शुद्धिकरण की अकस्मिकताओं को किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? इसको स्किनर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, विकास तकनीक के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो विकास तकनीक के रचनात्मक पहलू में कौन शामिल है? ए स्मरण और पहचान, बी धारणा, सी प्राप्त करना और डी उत्तेजना। तो इसमें से इनका आंसर है क्या? उत्तेजना। क्या है? उत्तेजना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो उपदेश देना, योजना बनाना, लेन देन करना, आकलन करना और क्या? तो इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? शिक्षण की चिंतनशील अभ्यास चक्र, चिंतन की बात कर रहा है, तो इसमें क्या? उपदेश देना। इसमें कोई सोचना समझना नहीं पड़ता है। बाकी योजना बनाना और लेन देन करना, ठीक है, योजना बनाने में भी चिंता करना पड़ता है। ठीक है, जैसे लेन देन करना है तो उसमें भी आकलन करना है तो उसमें भी चिंता करना पड़ता है। लेकिन हमें उपदेश देने में क्या? उपदेश देने में कोई चिंतनशील नहीं करना पड़ता। तो इसका आंसर क्या होगा? उपदेश देना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है? तो बुलेटिन बोर्ड की बात कर रहा है, तो बुलेटिन बोर्ड में कौन शामिल नहीं हो सकता है? बुक या जैकेट। बुक जैकेट की बात करें तो ये भी शामिल हो सकता है। ब्रोशर की बात करें तो ये भी शामिल हो सकता है। शिक्षक की बात इस तस्वीरें की बात करें तो ये भी शामिल होगा, और शिक्षक की बात करें तो ये नहीं शामिल होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, अब प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है? तो प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? मुख्य सर्वेक्षण कहते हैं, बिना पायलट सर्वेक्षण। ठीक है, सी हो गया अपना क्या? द्वितीय सर्वेक्षण, अन्वेषण सर्वेक्षण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पायलट सर्वेक्षण। क्या हो जाएगा? पायलट सर्वेक्षण। तो प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है? पायलट सर्वेक्षण कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगात्मक प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है? तो प्रायोगिक अनुसंधान में किसका करता है? तो प्रयोगात्मक स्थितियों का रोकना, इसका क्या करता है? प्रयोगात्मक स्थितियों को रोकना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर समग्र विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं को पहला कदम
क्या पता होना चाहिए? तो समंक विश्लेषण करते समय क्या पता होना चाहिए शोधकर्ताओं को? तो कंप्यूटर में समंक संग्रहित करना, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम का निष्पादन करने में, कि समंक संगठन और कोडिंग करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर का चयन करने में। तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर का ये हो सकता है, ठीक है, कि ये होगा कि सी होगा। बताइए आप लोग क्या होना चाहिए? तो इनमें क्या हो जाएगा आपका? समंक संगठन। क्या हो जाएगा? समंक संगठन और कोडिंग करना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखते हैं हम, ठीक है। 9वां, एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट के 3 मुख्य घटक क्या हैं? तो इसके 3 प्रमुख घटक क्या होंगे? तो आपका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका सही आंसर है प्रारंभिक पृष्ठ, मुख्य पाठ, अंतर मामला। ये इसका ही सही होगा। अब आगे सही देखते हैं हम। 10वां क्वेश्चन, सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भैया? सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो नीति शास्त्र कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? नीति शास्त्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ आ गए आपके, क्या आ गया? गद्यांश आ गया एक। अब इस गद्यांश को पढ़कर हमें उत्तर देना पड़ेगा। तो इसका पढ़ने का भी टाइम नहीं है, इसको अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसके आंसरों क्वेश्चनों को देखते हैं। लिखा है, महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव, क्या? महिलाओं के प्रति क्या हो रहे भेदभाव का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या होना चाहिए? बेरोजगारी है, निरक्षरता है, गरीबी है, अंधविश्वास है। तो महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव की क्या होना चाहिए? तो निरक्षरता होगा। क्या होगा? निरक्षरता होगा, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे, नारीवादी आंदोलन बढ़े हैं सहजता से, बहुत धीमी गति से, असमान रूप से, असंतोषजनक तरीके से। नारीवादी आंदोलन बढ़े हैं तो तो क्या हो जाएगा इसका? असमान रूप से बढ़े हैं। कैसे? असमान रूप से बढ़े हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असमान रूप से बढ़े हैं, ठीक है। महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही हैं तो किस पर? आरंभिक सुरक्षा कानून हटाने पर जोर दे रही हैं। तो किस पर जोर दे रही हैं? महिला सुरक्षा कानून, महिला अधिकारकर्ता जोर दे रही हैं तो किस पर? आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर जोर दे रही है, ठीक है। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं की उन्नति में किसने सहायता की है? तो ये है ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, विश्व व्यापार संगठन ने, यूनेस्को ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी सहायता किसने की है? तो शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं की किसने सहायता की है? तो यूनेस्को ने सहायता की है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस मुद्दे के लिए महिला कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं किया? तो किस मुद्दे के लिए संघर्ष नहीं किया? तो वैवाहिक संबंधों में समानता, मताधिकार, बुनियादी शिक्षा, और 3 नंबर है गरीबी से मुक्ति। तो किसमें से, किस ऑप्शन में से आपका ये सही लग रहा है कि महिला कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, गरीबी से मुक्ति के लिए संघर्ष नहीं किया है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है 16वां, इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रसार नहीं है? तो चेहरे का हाव भाव और मुद्राएं, प्रतीकात्मक भाषा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए? कमेंट करके बताइए जब तक। तो ये इसमें से क्या है? मौखिक गैर संचार का प्रसार, ठीक है। चेहरे का हाव भाव ये भी होना चाहिए। क्या? चेहरे का हाव भाव भी होना चाहिए, ठीक है। हाव भाव और मुद्राएं भी होनी चाहिए गैर मौखिक संचार के लिए, ठीक है। का प्रकार, ठीक है। प्रतीकात्मक भाषा, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन देन संबंधी दो तरफा प्रक्रिया है जिसे 6 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो कौन है? पहला, प्रेषक के पास एक विचार होता है। ठीक है। तो प्राप्तकर्ता को संदेश मिलता है, प्रेषक संदेश प्रेषित करता है, प्राप्तकर्ता डिकोडिंग, फिर प्रेषक इनकोडिंग, प्राप्तकर्ता रिसीवर फीडबैक। तो इनकी बात कर लें तो ये 6 बताए हैं इन्होंने यहाँ। तो सबसे पहले क्या होगा? प्रेषक क्या करेगा? ठीक है, नंबर 1 की बात करें, प्रेषक क्या करेगा? प्रेषक के पास एक विचार होता है। ठीक है। फिर उसे क्या करेगा? वहाँ पर कोडिंग करेगा उसकी, दूसरी बात। ठीक है। फिर तीसरा, प्राप्तकर्ता को क्या करेगा? फिर संदेश मिलता है। फिर जब जहाँ इनकोडिंग करेगा फिर प्राप्तकर्ता को संदेश मिलेगा। फिर क्या? प्रेषक संदेश क्या करेगा? प्रेषित करेगा। ठीक है, कि प्राप्तकर्ता डिकोडिंग करेगा। ठीक है। फिर रिसीवर उसे फीडबैक प्रतिपुष्टि देगा। क्या कर देगा? फिर तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। तो पहला, पांचवा, तीसरा, दूसरा, चौथा और छठवां। ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक सेटिंग परिस्थिति में निम्नलिखित में से किस संचार बाधा के गलतफहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है। तो किसकी है? सांस्कृतिक अंतर, शारीरिक बाधाएं, तकनीकी भाषा, स्तर स्टेज का अंतर। ठीक है। व्यावसायिक सेटिंग परिस्थिति में निम्नलिखित में से किस संचार बाधा के गलतफहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना है? ए नंबर, सांस्कृतिक अंतर, बी नंबर, शारीरिक बाधाएं, सी तकनीकी भाषा, डी स्तर का अंतर, कोई भी स्टेट हो उसका अंतर। व्यावसायिक सेटिंग परिस्थिति निम्नलिखित में से किस संचार बाधा की गलतफहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो किस में होती है? ठीक है, इसका आंसर है अपना क्या? सांस्कृतिक अंतर। क्या? सांस्कृतिक अंतर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अब आप एक डायरी या जर्नल रखते हैं जहां आप दिन भर में हुई हर चीज का हिसाब रखते हैं। यह एक उदाहरण है। तो किसका? पारस्परिक संचार का, अंतर व्यक्ति संचार का, जन संचार का, गैर मौखिक संचार का। तो क्या होगा यहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका है अंतर व्यक्ति संचार का। क्या है? अंतर व्यक्ति संचार का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीक के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है उसे कहा जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीक के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है तो क्या कहा जाता है? मध्यस्थ संचार, सार्वजनिक संचार, ठीक है, पारस्परिक संचार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीक के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है तो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? तो वह अपना मध्यस्थ संचार कहलाता है। भाई किसी के माध्यम से भेज रहे हैं ना तो क्या कहलाएगा? वो मध्यस्थ संचार कहलाएगा। ठीक है। तो इसी तरह की वीडियो और लाते रहेंगे हम। तो इसके लिए आप लोग चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें और लाइक, ठीक है, लाइक कर लें जिससे अगले आने वाले सेशन की जानकारी आपको मिलती रहे, आप तक वीडियो हमारी पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।